क्या होगा अगर एक ही राजा की दो बेटियां हों? एक ऐसी जिसे देखते ही लोग उसकी सुंदरता के गीत गाने लगें, और दूसरी ऐसी जिसे देखते ही लोग फुसफुसाने लगें, और फिर एक दिन वही फुसफुसाहट पूरे राज्य की तकदीर तय करने लगे। ये कहानी है सूर्यगढ़ की, जहां सोने जैसे खेत लहराते थे और महल की ऊंची दीवारें सूरज की किरणों से चमकती थीं। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय थे और रानी मृणालिनी अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। वर्षों की प्रार्थना के बाद जब जुड़वां बेटियों का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। पहली बच्ची को दाई ने उठाया तो दरबार खुशियों से गूंज उठा, क्योंकि उसका रंग गोरा था और चेहरा चांद जैसा दमक रहा था। दूसरी बच्ची को उठाते ही दाई की आवाज थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि उसका रंग बहुत गहरा था, जैसे अमावस की रात। उसी क्षण महल में पहली फुसफुसाहट जन्मी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, दोनों मेरी बेटियां हैं और दोनों समान हैं। पहली का नाम रखा गया चंद्रलेखा और दूसरी का नाम रखा गया कृष्णिका। समय बीतता गया और दोनों साथ बड़ी हुईं। चंद्रलेखा जहां भी जाती लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते और कहते, यही भविष्य की रानी बनेगी। कृष्णिका भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उसकी पहचान हमेशा उसके रंग से शुरू होती और वहीं खत्म हो जाती। दासियां अक्सर कहती कि रंग ही भाग्य चमकाता है। कृष्णिका सुनती रही, पर उसके भीतर कहीं एक सवाल जलने लगा, क्या सच में रंग ही इंसान की कीमत तय करता है? वह तलवारबाजी में निपुण थी और घुड़सवारी में सबसे आगे रहती थी। शिक्षा में भी वह गंभीर और गहरी सोच वाली थी, लेकिन जनता की नजरें अक्सर उसके चेहरे पर रुक जाती और तुलना शुरू हो जाती। एक दिन बगीचे में कुछ दासियों ने हंसते हुए कहा कि गोरी राजकुमारी तो ताज पहनेगी और काली बस उसके पीछे चलेगी। यह सुनकर कृष्णिका चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा रंग ही मेरी किस्मत है तो मुझे अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। दूसरी ओर चंद्रलेखा को हर जगह सम्मान मिलने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर गर्व बढ़ने लगा और उसे लगने लगा कि सिंहासन उसी का अधिकार है। दरबार के कुछ मंत्री जानबूझकर उसकी प्रशंसा करते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुंदर चेहरा जनता को जल्दी प्रभावित करता है। राजा वीरेंद्र ने यह सब देखा और एक दिन दरबार में घोषणा की कि भविष्य की रानी रंग से नहीं बल्कि योग्यता से तय होगी। यह सुनते ही राज्य दो भागों में बंट गया। कुछ लोग चंद्रलेखा के पक्ष में थे और कुछ कृष्णिका की क्षमता की चर्चा करने लगे। उसी रात कुछ स्वार्थी मंत्रियों ने गुप्त सभा की। उन्होंने तय किया कि यदि कृष्णिका रानी बनी तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उन्होंने योजना बनाई कि किसी भी तरह जनता का विश्वास उसके विरुद्ध किया जाए। अगले महीनों में परीक्षाएं शुरू हुईं। पहली परीक्षा थी जनता की समस्याओं का समाधान। चंद्रलेखा ने मधुर शब्दों में आश्वासन दिया और लोगों का मन जीता। कृष्णिका ने ठोस योजनाएं रखीं और किसानों का विश्वास जीता। दूसरी परीक्षा युद्ध कला की थी। चंद्रलेखा ने औपचारिक प्रदर्शन किया, जबकि कृष्णिका ने युद्ध नीति और साहस का अद्भुत परिचय दिया। सैनिकों के बीच उसका सम्मान बढ़ने लगा। तीसरी परीक्षा धैर्य की थी और तभी सीमा पर अचानक हमला हुआ। राजा घायल हो गए और दरबार में अफरा तफरी मच गई। सेना का नेतृत्व कौन करेगा, यह प्रश्न सामने आया। चंद्रलेखा आगे बढ़ी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कृष्णिका ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह सेना का नेतृत्व करेगी। जनता की सांसें थम गईं, क्योंकि पहली बार निर्णय रंग से नहीं साहस से होने वाला था। लेकिन उसी रात उसके कक्ष में एक मुहरबंद पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि यदि वह युद्ध में गई तो लौटकर इस महल में कदम नहीं रख पाएगी, क्योंकि अगली सुबह सिंहासन पर खून गिरेगा और वह खून किसी दुश्मन का नहीं बल्कि उसके अपने घर का होगा। और पत्र के नीचे एक मुहर थी जो राजदरबार के भीतर से आई थी। अब असली सवाल यह था कि दुश्मन बाहर था या महल के अंदर। कृष्णिका उस मुहरबंद पत्र को देर तक देखती रही। उसके भीतर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने समझ लिया था कि यह चेतावनी किसी दुश्मन सैनिक की नहीं, बल्कि महल के भीतर बैठे किसी अपने की है। सुबह होने से पहले उसने अपने विश्वसनीय सैनिक अर्जुन को बुलाया और उसे आदेश दिया कि महल के हर पहरेदार पर गुप्त नजर रखी जाए। उधर दरबार के कुछ मंत्री
रात के अंधेरे में आपस में मिले और तय किया कि युद्ध के दौरान राजधानी में अशांति फैलाई जाएगी। उनका उद्देश्य साफ था कि यदि कृष्ण का युद्ध में व्यस्त रहेगी तो यहां उसकी छवि धूमिल कर दी जाएगी। क्या होगा अगर एक ही राजा की दो बेटियां हों? एक ऐसी जिसे देखते ही लोग उसकी सुंदरता के गीत गाने लगें, और दूसरी ऐसी जिसे देखते ही लोग फुसफुसाने लगें, और फिर एक दिन वही फुसफुसाहट पूरे राज्य की तकदीर तय करने लगे। ये कहानी है सूर्यगढ़ की, जहां सोने जैसे खेत लहराते थे और महल की ऊंची दीवारें सूरज की किरणों से चमकती थीं। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय थे और रानी मृणालिनी अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। वर्षों की प्रार्थना के बाद जब जुड़वां बेटियों का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। पहली बच्ची को दाई ने उठाया तो दरबार खुशियों से गूंज उठा, क्योंकि उसका रंग गोरा था और चेहरा चांद जैसा दमक रहा था। दूसरी बच्ची को उठाते ही दाई की आवाज थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि उसका रंग बहुत गहरा था, जैसे अमावस की रात। उसी क्षण महल में पहली फुसफुसाहट जन्मी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, दोनों मेरी बेटियां हैं और दोनों समान हैं। पहली का नाम रखा गया चंद्रलेखा और दूसरी का नाम रखा गया कृष्ण का। समय बीतता गया और दोनों साथ बड़ी हुईं। चंद्रलेखा जहां भी जाती लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते और कहते, यही भविष्य की रानी बनेगी। कृष्ण का भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उसकी पहचान हमेशा उसके रंग से शुरू होती और वहीं खत्म हो जाती। दासियां अक्सर कहती कि रंग ही भाग्य चमकाता है। कृष्ण का सुनती रही, पर उसके भीतर कहीं एक सवाल जलने लगा, क्या सच में रंग ही इंसान की कीमत तय करता है? वह तलवारबाजी में निपुण थी और घुड़सवारी में सबसे आगे रहती थी। शिक्षा में भी वह गंभीर और गहरी सोच वाली थी, लेकिन जनता की नजरें अक्सर उसके चेहरे पर रुक जाती और तुलना शुरू हो जाती। एक दिन बगीचे में कुछ दासियों ने हंसते हुए कहा कि गोरी राजकुमारी तो ताज पहनेगी और काली बस उसके पीछे चलेगी। यह सुनकर कृष्णिका चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा रंग ही मेरी किस्मत है तो मुझे अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। दूसरी ओर चंद्रलेखा को हर जगह सम्मान मिलने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर गर्व बढ़ने लगा और उसे लगने लगा कि सिंहासन उसी का अधिकार है। दरबार के कुछ मंत्री जानबूझकर उसकी प्रशंसा करते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुंदर चेहरा जनता को जल्दी प्रभावित करता है। राजा वीरेंद्र ने यह सब देखा और एक दिन दरबार में घोषणा की कि भविष्य की रानी रंग से नहीं बल्कि योग्यता से तय होगी। यह सुनते ही राज्य दो भागों में बंट गया। कुछ लोग चंद्रलेखा के पक्ष में थे और कुछ कृष्णिका की क्षमता की चर्चा करने लगे। उसी रात कुछ स्वार्थी मंत्रियों ने गुप्त सभा की। उन्होंने तय किया कि यदि कृष्णिका रानी बनी तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उन्होंने योजना बनाई कि किसी भी तरह जनता का विश्वास उसके विरुद्ध किया जाए। अगले महीनों में परीक्षाएं शुरू हुईं। पहली परीक्षा थी जनता की समस्याओं का समाधान। चंद्रलेखा ने मधुर शब्दों में आश्वासन दिया और लोगों का मन जीता। कृष्णिका ने ठोस योजनाएं रखीं और किसानों का विश्वास जीता। दूसरी परीक्षा युद्ध कला की थी। चंद्रलेखा ने औपचारिक प्रदर्शन किया, जबकि कृष्णिका ने युद्ध नीति और साहस का अद्भुत परिचय दिया। सैनिकों के बीच उसका सम्मान बढ़ने लगा। तीसरी परीक्षा धैर्य की थी और तभी सीमा पर अचानक हमला हुआ। राजा घायल हो गए और दरबार में अफरा तफरी मच गई। सेना का नेतृत्व कौन करेगा, यह प्रश्न सामने आया। चंद्रलेखा आगे बढ़ी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कृष्णिका ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह सेना का नेतृत्व करेगी। जनता की सांसें थम गईं, क्योंकि पहली बार निर्णय रंग से नहीं साहस से होने वाला था। लेकिन उसी रात उसके कक्ष में एक मुहरबंद पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि यदि वह युद्ध में गई तो लौटकर इस महल में कदम नहीं रख पाएगी, क्योंकि अगली सुबह सिंहासन पर खून गिरेगा और वह खून किसी दुश्मन का नहीं बल्कि उसके अपने घर का होगा। और पत्र के नीचे एक मुहर थी जो राजदरबार के भीतर से आई थी। अब असली सवाल यह था कि दुश्मन बाहर था या महल के अंदर।